हेलो गाइस, तो स्वागत है वापस से आपका मेरे इस वीडियो में। और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देवेंद्र क्लासेस में। तो गाइस, पिछले कुछ दिनों से हम संविधान सभा के और संविधान से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे और आज भी हम उसी चीज़ में आगे बढ़े हैं। और आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं, उसमें संविधान की प्रमुख विशेषता और संविधान संशोधन से रिलेटेड कुछ चीज़ें और भाग वगैरह बनाए हैं, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। और संसद की हम बात कर रहे थे, संसद में हमने अभी लोकसभा की बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आपने अगर उसे नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देखें। उसके बाद में मैं आज आपको राज्यसभा के बारे में पूरा डिटेल में ले जाने की कोशिश करूंगा और हर चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और पूरा वीडियो देख कर जाइएगा और चीज़ें सीख के जाइएगा, क्योंकि हमारा मोटिव ही है कि पढ़े कुछ ऐसा जो याद रहे हमेशा। तो गाइस, हमारा पढ़ाने का लक्ष्य यही रहता है कि आपको चीज़ें आसानी से याद कराई जा सके और आसानी से समझाई जा सके। तो हम उसी कड़ी में आज जुड़े हैं और बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। देखिए, होता क्या है कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, तब संविधान में दो सदन बनाए। दो सदन कौन कौन से थे? एक था राज्यसभा, एक था लोकसभा। मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ व्यूअर इसमें नए होंगे, तो उनके लिए मैं एक बार बेसिक डिटेल में बता देता हूँ कि संविधान में जो संसद होती है उसमें तीन कैटेगरी है। तीन कैटेगरी में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, राष्ट्रपति आते हैं। संसद में तीन चीज़ें आती है। क्या क्या आता है? संसद में तीन चीज़ें आती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। तो उसी में से हमने लोकसभा के बारे में पढ़ चुके हैं, ये जनता का सदन है। आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन तीनों के माध्यम से देश में विधायी शक्तियाँ चलती है। तो देश में राज्यसभा की क्या इंपॉर्टेंस ये बताए। तो देखिए, जब संविधान बना तब हमारे समय पर लोकसभा का निर्माण किया था, लेकिन 1919 के एक्ट के तहत हमने राज्यसभा भी बनाई, क्योंकि उस समय भी द्वैध शासन प्रणाली हमारे देश में अंग्रेजों ने लागू कर चुके थे। इससे क्या होता है कि कोई भी कानून बनता है तो उस पर एकाधिकार नहीं रहता है, उस पर राज्यसभा का भी हस्तक्षेप रहता है, लोकसभा का भी हस्तक्षेप रहता है। इससे क्या है कि कोई भी कानून और भी आसानी से और अच्छा बन सकता है। तो इसके मद्देनजर रखकर राज्यसभा का भी निर्माण किया गया। अब राज्यसभा है क्या? लोकसभा तो जनता का सदन है, लोगों का प्रतिनिधित्व है, सांसद बैठते हैं। लेकिन राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा भी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। लोकसभा में डायरेक्टली व्यक्ति चुनकर जाता है और सांसद बनकर बैठता है। राज्यसभा में एमएलए के द्वारा जाते हैं और सांसद बनकर बैठते हैं और फिर सब प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि राज्यसभा क्या है और क्या सिस्टम है। तो राज्यसभा की सबसे पहले बात करते हैं। तो राज्यसभा बनी कब थी? तो हमारे देश में संविधान में राज्यसभा बनाई गई थी, वो बनाई थी 3 अप्रैल 1952 को। कब बनी थी? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा बनी थी। ये काय से प्रेरित है? तो ये 1919 के एक्ट से प्रेरित है। 1919 के एक्ट से प्रेरित है, यानी कि उस समय से राज्यसभा चली आ रही है। उस समय उपसभापति सभापति बनाए गए थे। उसके बाद में राज्यसभा जो है ये क्या है? यह स्थायी सदन है। इसका नाम बता देता हूँ, यह एक स्थायी सदन है। 1952 से पहले, 1952 या 54 से पहले इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था राज्य परिषद। राज्य परिषद। फिर बाद में क्या कहने का है? फिर बाद में इसे क्या कहने लगे? राज्यसभा। तो गाइस, ये भी आपको याद रखना। राज्यसभा में और क्या चीज़ें हैं? राज्यसभा में क्या होता है कि इसमें कुछ सीटें निर्धारित। कितनी सीटें हैं? तो 250 सीटें। जैसे कि हमने कल बात करी थी लोकसभा की, उसमें कितनी थी? 552, यानी कि 552 थी। लेकिन राज्यसभा में कितनी है? 250 है। क्योंकि ये जनताओं का सदन नहीं है, ये किसका सदन है? ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। कहाँ पर? केंद्र में। तो इसमें कितनी सीट है? 250 सीट है। इसमें क्या क्या है? तो इसमें जो है 238 वो काय की है? वो राज्यों की, प्लस यूटी की है। उसके बाद में 12 सीटें क्या है? 12 सीटें इसमें जो है वो है मनोनीत। मनोनीत क्या है? देखिए, समझा देता हूँ। ऐसा होता है कि कभी कभी किसी स्कूल क्लास में या किसी जगह पर किसी व्यक्ति को स्पेशल राइट दिया जाता है। वहाँ का जो प्रिंसिपल वगैरह होता है वो अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को स्पेशल अधिकार दे देता है कि भैया हम तुम्हें भी हमारे यहाँ पर स्पेशल अधिकार देते हैं। आपके साथ भी हुआ होगा, आप पिछड़े रहे होंगे या आपके साथ कुछ कभी ऐसा हुआ होगा। तो उस स्कूल या संस्था में कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को एक्स्ट्रा अधिकार दिए जाते हैं, उसको ऐड करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या होता है कि जो राष्ट्रपति जी है, हमारे देश के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मनोनीत करने का एक संविधान में सिस्टम बनाया हुआ है। क्या बनाया है कि वो 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? राज्यसभा में। क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद में एक विशेषज्ञ सदन भी इसे कहा जाता है। विशेषज्ञ सदन यानी कि पढ़े लिखे व्यवस्थित लोगों का सदन माना जाता है। उसके बाद में क्या है? ये है मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि 12 लोग। 12 लोग किस किस से फील्ड से हो सकते हैं? तो 12 लोग में आपका कला से हो सकता है, कला यानी कि आर्ट से। उसके बाद में खेल से कोई व्यक्तित्व या प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो सकता है। उसके बाद में क्या हो सकता है? साहित्य से हो सकते हैं, कोई भी साहित्यकार। उसके बाद में क्या हो सकता है? सहकारी कर्मी कोई है, उसको भी वहाँ पे रख सकते हैं। या फिर उसके बाद में एक और आता है विज्ञान से।
विज्ञान से रिलेटेड किसी व्यक्ति को भी वहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जा सकती है, यानी कि राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। अभी हमारे पास खेल पे आप देख सकते हो कि मैरी कॉम जो है एक बहुत प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है, उनको यहाँ पर स्थायी सदन में यानी कि मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। कितनी सीट होती है राज्यसभा में? 250 होती है, लेकिन 238 राज्यों के लिए 12 सीट काय के लिए मनोनीत की जाती है। वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा में 250 सीटें नहीं। फिर कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में वर्तमान में सीटें हैं वो है 245। फिर बाकी चीज़ें कहाँ गई? तो देखिए 12 मनोनीत सदस्य तो अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में 233 सीट ही है हमारी राज्यों से आती है, यूटी और राज्यों से मिलाकर। उसके बाद में क्या है कि हमारे देश में सभी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी है, उनको अधिकार नहीं है राज्यसभा की सीटों का। फिर किन किन को है? ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमारे देश में 3 राज्यों को ही अधिकार दिया गया है वर्तमान में। इससे पहले 2 कोई था, एक दिल्ली और पुडुचेरी, लेकिन वर्तमान में आपको पता है 2019 में जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको अब क्या बनाया, यूटी बनाया गया। तो उसके कारण से क्या हुआ है, उसको भी अधिकार दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर से हमारे यहाँ पे कितनी सीटें आती है? जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में 4 सीटें हैं। उसके बाद में दिल्ली है एक, दिल्ली से कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। उसके बाद में एक आता है पुडुचेरी से कितनी सीटें हैं? तो यहाँ से आपकी 1 सीट है, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है। तो इन यूटीओ का भी आपको यूटी का आपको ध्यान रखना है, 3 जगह से सीटें राज्यसभा में मिलती है, यानी कि सम्मिलित की गई है। अब उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ और, कि ये जो है हमारा संविधान का उच्च सदन होता है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। इसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन है। उसके बाद में इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? तो इसका वर्णन है 70, इसका वर्णन मिलेगा आपको 80 में। मैंने कल भी बताया था, सरला याद करना है। तो राज्यसभा, लोकसभा और संसद वगैरह, तो इसका वर्णन कहाँ में मिलेगा? आपको 80 में मिलेगा। अब गाइस हम बात करते हैं कि इसमें चुनाव प्रक्रिया क्या है, इसमें कैसे लोग यानी कि सांसद चुनकर आते हैं और किस तरह से इसका कार्यकाल चलता है। तो उसी की तरह से हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह से होता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह से इसमें किया जाता है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व है और ये डायरेक्ट भी नहीं होता, फिर किस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है यानी कि जब से 3 अप्रैल 1952 से बनी तब से कंटिन्यू चली आ रही है। फिर इसमें लोग ऐड कैसे होते हैं, इसमें सांसद ऐड कैसे होते होंगे? ऐड तो करते होंगे ना, तभी है, ऐसा थोड़ी काम चलता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि हर 2 साल में इसमें 1/3 लोगों को रिटायर कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो समय काल होता है, जो इनमें समय जो दिया गया है कि कितने समय तक इनको बैठक का समय है, वो है 6 वर्ष। 6 वर्ष का टाइम है यहाँ पर बैठने वाले एमएलए वगैरह को, सांसद वगैरह को, और हर 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं। तो ये आपको समझना है, जैसे मान लो 90 है, तो 1 साल में कितने हटा दिए, दूसरे साल में हटा देंगे 1/3 यानी कि 30 हटा देंगे, और फिर उस समय चुनाव करेंगे और फिर 30 ऐड करेंगे। फिर 2 साल, फिर चौथे साल में, दूसरे साल में, फिर चौथे साल में 30 हटाएंगे और फिर 30 ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो हर 2 साल में 1/3 रिटायर होता है और समय 6 वर्ष का इनका टाइम इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह से करते हैं? जो राज्य होते हैं, जो राज्य में विधानसभा होती है, वहाँ के लोग यानी कि वहाँ पे बैठने वाले कौन होते हैं? एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए, विधायक जो होते हैं हमारे गाँव एरिया के, वो विधायक जाकर यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा। तो देखिए राज्यों का प्रतिनिधित्व किस तरह से एमएलए वहाँ पर जाकर राज्यसभा में करते हैं। तो समझना, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी राज्यसभा का एमएलए यानी कि विधायक वहाँ पे जाता है, लेकिन यहाँ पर चुनाव होता है, आपको बता दूं, एकल संक्रमणीय तिथि से द्वारा, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। एकल संक्रमणीय पद्धति में क्या होता है कि जैसे मान लो आपके क्षेत्र की विधानसभा है 200, कितनी है? 200, जैसे कि राजस्थान की 200 है वहाँ पर सीट, और वहाँ पर उनको लेना है 4 सीट को। कितने लोगों को लेना है? 4 लोगों को, क्योंकि आपको बता दिया है मैंने कि हर व्यक्ति यानी कि राज्यसभा में एक साथ सब रिटायर नहीं होते, 1/3 होते हैं, और इनका प्रतिनिधित्व कम कम दिया गया है। उसके बाद में हमारे देश में जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है वो किसके आधार पर है? तो वो वहाँ की जनता के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया है, जनता के हिसाब से। बाकी इसकी बजाय अगर आप अमेरिका को देखोगे, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका का जो सीनेट है, अमेरिका के सीनेट में इस तरह की चीज़ें नहीं है। वहाँ पर तो जैसे 50 लोकसभा यानी कि राज्यसभा की सीटें हैं, तो हर पे 2 सीट निर्धारित कर दी गई, यानी कि 100 लोग सीधे आके बैठेंगे राज्यसभा, चाहे वो यूपी जैसा बड़ा स्टेट हो या लद्दाख जैसा छोटा यूटी हो, कोई मतलब नहीं। तो वहाँ पर 2 चीज़ें फिक्स कर दी गई, यानी कि 2 सीट फिक्स कर दी गई। हमारे यहाँ पर जनता के हिसाब से निर्धारण किया गया है राज्यसभा में सीटों का।
अब हम बात करते हैं कि इनके चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। तो चुनाव प्रक्रिया को समझने के लिए आपको ध्यान से समझना है और कितनी जटिल और कितनी सरल है मैं आपको पूरा सरल करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो चुनाव सबसे पहले होता है यहाँ पर एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर, और जो हमारे लोकसभा का चुनाव होता है वो डायरेक्टली होता है। लेकिन यहाँ पे जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो एकल संक्रमणी पद्धति के आधार पर होता है। और इसी तरह से होता है काय का राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी तरह से होता है। तो हम समझते हैं राज्यसभाओं का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है। राज्यसभा में चुनाव होता है एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पर हर व्यक्ति हर साल रिटायर नहीं होता है, 1/3 लोग रिटायर MP रिटायर होते हैं। अब चुनाव प्रक्रिया को मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि हमने देखा राजस्थान में क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा जगह है, लेकिन वहाँ पर उसका प्रतिनिधित्व कम है। और उसकी तुलना में अगर आप देखोगे किसको, यूपी को, तो यूपी का क्षेत्रफल कम है, लेकिन वहाँ पर जनता राज्यसभा में ज़्यादा, वहाँ पर सांसद लिए गए। कितने लिए गए हैं, तो यूपी से हमारे यहाँ पर लिए गए हैं 31 लिए गए हैं, और राजस्थान से कितने लिए गए हैं, राजस्थान से हमारे यहाँ पर बस 10 लिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जनता से मतलब है, ना कि जगह से। अब जैसे हम समझते हैं राजस्थान की विधानसभा में कितने लोग हैं, 200 लोग, 200 MLA बैठते हैं। कितने बैठते हैं, 200 MLA। अब मान लो यहाँ पर जब वोटिंग होगी, अब वोटिंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि हर साल हर व्यक्ति रिटायर नहीं होता है। यहाँ पर कितने होते हैं, 1/3 होते हैं, 1/3 होते हैं। तो 10 लोग बैठे हैं, तो 1/3 में यानी कि 3 या 4 लोग रिटायर हो गए। कितने लोग रिटायर हो गए, 4। अब 4 लोगों को राज्यसभा में लेना है, तो किस तरह से लिया जाएगा उसको समझना। जैसे कि मान लो 200 लोग यहाँ पर हैं, 200 लोग क्या है, MLA है कहाँ पर, राजस्थान में। अब 200 में से हमको लेना है 4, तो क्या होगा यहाँ पे, ऐसा होगा क्या कि जो विपक्ष में पार्टी नहीं है, यानी कि जो पक्ष में पार्टी है उसको ही चुनाव में जिता देंगे। जैसे वर्तमान में कांग्रेस की पार्टी है राज्यसभा राजस्थान में, तो ऐसा होगा कि हर व्यक्ति कांग्रेस का उठ के चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। या फिर ऐसा होता है कि विपक्ष का आदमी चल जाता है, ऐसा भी नहीं होता। यहाँ पर सिस्टम अलग है। यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि अगर 4 सीट चाहिए, तो 4 सीट चाहिए, तो यहाँ पर 4 उम्मीदवार खड़े हैं। कौन है, 1 2 3 और 4, 4 उम्मीदवार खड़े होंगे। अब 4 उम्मीदवार खड़े होंगे और अलग अलग पक्ष से हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। 4 उम्मीदवार खड़े होंगे और इनको वोट कितने चाहिए, तो यहाँ पर सिस्टम है कि 200 जो है टोटल सीट है विधानसभा की, उसको आपको डिवाइड करना है। कैसे करना है, एक तो 4 और इसमें एक जोड़ना है, तो कितना हो गया 5, और 5 को भाग दिया तो 40, फिर 1 जोड़ना है यानी कि 41। जिस भी व्यक्ति को यहाँ पर 4 लोग खड़े हैं, 4 लोगों को जिस भी व्यक्ति को 41 सीट प्राप्त हो जाएगी, उसको पहले क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि 41 आपका मिनिमम क्राइटेरिया, जैसे रहता है ना अपने 10वीं 12वीं के एग्जाम में कि 33% पास होना ही करना है, उसी तरह से यहाँ पर 41 सीट है, वो कम से कम मिनिमम आपको लाना ही पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना। उसके बाद में जो राजस्थान की विधानसभा के अदर मेंबर है, वो सब वोटिंग करेंगे। क्या करेंगे, वोटिंग करें, इसको वोट दिया, इसको दिया, इसको दिया। तो जिस व्यक्ति के 41 हो गए वो क्वालिफाई हुआ है, वो क्या क्वालिफाई हुआ। और उसके बाद में इनको देना सभी को वोट है, जो दूसरे विधानसभा के मेंबर है, MLA है, उनको वोटिंग सभी को देना है, पर उनको वरीयता देना। वरीयता कैसे, अब किसी ने इसको 1 बोला, इसको 2 दिया, इसको 3, इसको 4, इस तरह से वरीयता देना होता है। इस तरह से वोटिंग होती है, और जिसको 41 प्लस मिल जाता है वो व्यक्ति क्वालिफाई हो जाता है, किसके लिए, राज्यसभा की सीट के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर वोटिंग होती है एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा। तो आपने समझ में आ गया होगा, और भी नहीं आया होगा तो मैं और भी बाद में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट कर सकते हो, फिर अलग से भी हम वीडियो बना सकते हैं ना। ये मैंने राजस्थान की बात करी, इसके अलावा दूसरे जितने राज्य हैं उनमें हर राज्यों में यही चीज़ें होती है, यही सिस्टम वहाँ पर फॉलो होता है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग प्रतिनिधित्व होता है, और वहाँ के हिसाब से राज्यसभा में सीटों का निर्धारण होता है। तो ये एक विशेष रूप से क्या है, थोड़ी डिफिकल्ट प्रक्रिया पड़ती है, आपको भी आसानी से समझ में मुश्किल से आएगी। तो ये एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें समझना थोड़ा मुश्किल होता है आम जन के लिए, इसलिए डायरेक्ट वोटिंग हमारे यहाँ पर निर्धारित किया गया जब भी PM बनाया जाता है, सांसद लोकसभा में बुलाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसमें डिफरेंस आता है। अब हम बात करते हैं आगे। बाद में जो इसका हेड होता है वो कौन होता है, इसका जो हेड होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। हेड यानी कि सभापति, हेड यानी कि सभापति। यहाँ पे सभापति कौन होते हैं, तो यहाँ पे सभापति जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है हमारे देश के, वही हेड होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति ही हेड होते हैं, और उनको वेतन किस चीज़ का मिलता है कि वो राज्यसभा के सभापति है, यानी कि यहाँ के हेड है, इसका वेतन उनको मिलता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक उपसभापति भी होते हैं। कौन होते हैं, उपसभापति भी होते हैं। ठीक है, वर्तमान में उपसभापति कौन है, तो वर्तमान में उपसभापति है हमारे हरिवंश नारायण सिंह। कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। और बाद में प्रथम कौन थे, तो प्रथम थे एस वी कृष्णमूर्ति, SV कृष्णमूर्ति राव। प्रथम कौन थे, SV कृष्णमूर्ति राव। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है, यानी कि सदन के हेड यानी कि सभापति कौन होंगे, तो ये जगदीप जी धनखड़ है, जगदीप जी धनखड़। ये कौन है, ये हमारे यहाँ पर अभी उपराष्ट्रपति है, तो ये यहाँ पर कौन होंगे, उपराष्ट्रपति
यानी कि सभापति होंगे कहाँ के, राज्यसभा के। ये याद रखना है सभा की विशेष शक्तियों के बारे में। तो राज्यसभा की प्रमुख शक्तियों में आती है बात एक, पहले आती है आर्टिकल 249। 249 के तहत आर्टिकल में एक ये सुविधा संविधान ने दी है कि कोई भी राज्य विशेष संबंधित, राज्य सूची से संबंधित कोई भी अगर चीज़ें बनती है या कोई कानून बनता है जो कि राज्यों का भला करता है, तो उसका विधेयक पहले कहाँ लाया जाएगा, तो वो लाया जाएगा राज्यसभा। समझ रहे हो गाइस? क्योंकि इसको मालूम है कि राज्यों को प्रतिनिधित्व कर रही है, तो राज्यों से रिलेटेड चीज़ें कहाँ लानी चाहिए, राज्यसभा में। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा होती नहीं है। क्या होता है, ये चीज़ें ज़्यादा होती नहीं है, सीधा काम चलता है लोकसभा से। उसके बाद में दूसरा अधिकार दिया गया है आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय संघ सेवा बनाने का, अखिल भारतीय संघ सेवा बनाने का। ठीक है, क्या होता है ये, 3 तरह की संघ सेवा होती है, एक होती है IAS, एक होता है IPS और एक होता है IFS। ये UPSC वाली जो चीज़ें होती है ना, वही है। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्या है ये, फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक है, फॉरेन नहीं है, फॉरेस्ट सर्विस याद रख। तो 312 अखिल भारतीय संघ, यानी कि अखिल भारतीय संघ बनाने की अगर कोई चीज़ है तो वो कौन बना सकता है, वो बना सकती है हमारी राज्यसभा। उसके बाद में ये इनको शक्ति है, लेकिन इसके जो जिसको मना किया गया है वो क्या है, निहरता एक तरह से मान सकते हैं, वो क्या है, तो राज्यसभा को 2 चीज़ों में मना किया गया है। एक तो धन विधेयक से संबंधित, धन विधेयक में ये भाग नहीं ले सकते, यानी कि धन विधेयक इनको किसी भी हाल में इनको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। पहली बात तो धन विधेयक स्थापित कहाँ होगा, तो वो होगा लोकसभा में। कहाँ होगा, लोकसभा में। और लोकसभा में स्थापित होने के बाद में वो आएगा राज्यसभा के पास। इनके पास में इनको पावर नहीं है कि ये उसको मना कर सके। अगर ये मना नहीं करते हैं, अगर ये रोक रखते हैं, तो 14 दिन तक इनको हाँ करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक वो हाँ माना जाएगा, यानी कि एक्सेप्ट माना जाएगा। और उसके बाद में हाँ ये संशोधन का जरूर बोल सकते हैं कि कुछ हो तो, बाकी धन विधेयक पेश नहीं कर सकते और इसमें लाया नहीं जाता। उसके बाद में वित्त संबंधित विधेयक होता है। उसके बाद में दूसरी चीज़ होती है संशोधन से संबंधित। संविधान में जो संशोधन से संबंधित कोई गहन अध्ययन चीज़ों पर संविधान में संशोधन हो रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें होती है, तो वो उस पर भी ज़्यादा कमिटमेंट नहीं कर सकते और इसमें विधेयक पेश नहीं किया जाता। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में जो होता है उपराष्ट्रपति का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। उपराष्ट्रपति का जो अगर हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है आर्टिकल 67 के तहत, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो वो चीज़ कहाँ पर स्टेब्लिश की जाएगी, वो विधेयक कहाँ पर लाया जाएगा, तो वो लाया जाएगा कहाँ पर, राज्यसभा में। क्योंकि उपराष्ट्रपति यहाँ का सभापति और वो यहाँ का हेड होता है, तो वो कहाँ पर स्थापित करना पड़ेगा, पहले आपको राज्यसभा में। तो ये विशेष बात आपको याद रखना। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो यहाँ का हेड हो, कौन हेड है, उपसभापति, यानी कि कौन है, वो उपराष्ट्रपति। तो वो कभी भी संयुक्त बैठक के अध्यक्ष नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जो दूसरी सभा है, यानी कि दूसरा सदन है, कौन सा है, लोकसभा। लोकसभा में जो हेड होते हैं वो उसी से चुन के बनाते हैं। मैंने कल पूरा एक्सप्लेन किया था पुराने वीडियो में। वो कहाँ से बनाते हैं, पूरा वहीं से उठकर चुनते हैं और उसी से बनाते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष है उन्हीं लोकसभा के सदन से चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में उल्टा गेम है। यहाँ पर लेकिन जो राज्यसभा में हेड होते हैं वो वहाँ से नहीं चुने जाते हैं, वो उपराष्ट्रपति है और उनको वहाँ पर एक तरह से अधिकार दिया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसको राज्यसभा का हेड ऑटोमेटिक हो जाना। तो वो वहाँ पर हेड नहीं है, वो अलग से बनाया गया है। तो इसी कारण से संयुक्त बैठक जो होती है आर्टिकल 108 के तहत उसके हेड ये नहीं हो सकते हैं उपराष्ट्रपति, आपको याद रखना है। फिर कौन हो सकते हैं, उपसभापति जो है राज्यसभा के वो हेड हो सकते हैं, लोकसभा के स्पीकर हो सकते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं वो हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि राज्यसभा से भी पीएम बन सकता है कि नहीं। देखिए होता क्या है कि कोई भी सदन जो है, कोई भी पार्टी जो सरकार में है, वो चाहती है कि राज्यसभा में उसका व्यक्ति बैठे, उसका सांसद बैठे। क्यों चाहती है, क्योंकि जब संसदीय प्रक्रिया होती है उसके बाद में जब वोटिंग होती है, चुनाव होता है, तो वहाँ पर एमएलए तो बनते हैं राज्यसभा से, लेकिन सांसद में राज्यसभा का व्यक्ति भी जाके पीएम के लिए भागीदार हो सकता है या लोकसभा से भागीदार हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात कर चुके हैं राज्यसभा के बारे में अधिकतर चीज़ों के, क्या इसकी निहरता है। निहरता में यही है कि कोई व्यक्ति 60 दिन से अधिक अगर उपस्थित नहीं होता है तो उसको हटा दिया जाएगा। और अधिकतर चीज़ें सब लोकसभा और राज्यसभा की सेम है। कोई एक बिल्डिंग होती है, उसमें 3 कमरे हैं, जिस तरह से उसमें से मैंने बता चुका हूँ, एक संयुक्त अधिवेशन के लिए, एक राज्यसभा के लिए, एक लोकसभा के लिए, तो तीनों उसी का पार्ट है। अब क्या होता है कि इसमें से राज्यसभा में कोई व्यक्ति बैठा है और एक लोकसभा में व्यक्ति बैठा है, तो दोनों सदन है और देश को चलाने के लिए आवश्यक है। इनमें इतनी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्यसभा के बारे में जो थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं 4 ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पहले राज्यसभा में बैठते थे, यानी कि सांसद थे, उसके बाद में वो पीएम बने। तो कौन कौन थे, एक तो इंदिरा गांधी जो थी, एक एच डी देवगौड़ा, एक आई के गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये चारों ऐसे व्यक्तित्व थे जो पहले राज्यसभा में थे सांसद, उसके बाद में फिर पीएम बने। ठीक है, और बाकी जो है वो लोकसभा से सांसद होकर फिर पीएम बने। तो राज्यसभा से भी पीएम बनते हैं, लोकसभा से भी। फर्क होता है, चुनाव उनका लोकसभा से है, लेकिन इस तरह से वो सदस्य होकर भी बन सकते हैं पीएम।
तो गाइस आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है कम शब्दों में, कम समय में। अगर आपको इसके बाद में कोई डाउट रहता है तो आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, और आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद गाइस।